डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। अपनी शिक्षण संस्था को वहां की टीम के साथ मिलकर के एक आदर्श संस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। अभी से नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना। पहले नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो उस समय तो हर व्यक्ति कहता था हम करेंगे, लेकिन बाद में 6 महीने 1 साल के बाद ही तमाम प्रकार के बहाने बनने लगते हैं। देश और प्रदेश के युवाओं के लिए आज अपने ही राज्य में और अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम सब आज मिशन रोजगार के इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी नवचयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आपका चयन ऐसे समय में हुआ है जब ये देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लगभग उभरने की ओर अग्रसर हुई है। लेकिन साथ साथ भारत के अंदर पहली बार एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोगों ने स्वीकार किया है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक किसी छात्र को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसमें नवाचार के लिए, शोध और विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। और इस अवसर पर आपका चयन आपको भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखना, अगर हम समय की गति के अनुरूप नहीं चल पाए तो हम सब पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत को फिर से दुनिया के अंदर जो भारत की पहचान थी उस पहचान को भारत के अंदर फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। हम उसके साथ भारत को फिर से जोड़ सकें, भारत को उसकी पुरातन पहचान दे सकें। केवल विश्व गुरु बोलने से हम विश्व गुरु नहीं हो जाते हैं। उसके अनुरूप इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। और ये हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकें। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की
तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है, और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने देखा होगा, अक्सर होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। उससे उभरने की आवश्यकता है, एक नेशनल कैरेक्टर बनाने की आवश्यकता है। जैसे आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने परिवार के प्रति जवाबदेह बनते हैं, वैसे ही अपने स्कूल के प्रति, अपने कॉलेज के प्रति भी आपको जवाबदेह बनना होगा। अपनी क्लास के प्रति जवाबदेह बनना होगा, स्वयं के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा, उन बच्चों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा जो अभिभावक बड़ी आशा भरी निगाहों से, विश्वास से अपने पालियों को आपके पास पढ़ने के लिए स्कूल में या कॉलेजेस में भेजते हैं। लेकिन जब क्लास नहीं वहां पे हो पाती है, या शिक्षक बिना बताए गायब है, या फिर तमाम अन्य प्रकार की अड़चनें सामने आती हैं, उस विश्वास के साथ एक धोखा होता है। चाहे वह छात्र का विश्वास हो, चाहे वह अभिभावक का विश्वास हो, चाहे वह समाज का विश्वास हो या शासन का विश्वास हो, हमें उस विश्वास पर स्वयं को खरा उतरने के लिए तैयार करना होगा। और अगर हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है। मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है कि विद्यालय में शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन स्वच्छता के बारे में बार बार कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भी वहां गंदगी देखने को मिलती है। हमारी जिम्मेदारी भी है उस विद्यालय के प्रति। हम अपने घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, स्वयं का कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा पहनते हैं, तो जो विद्यालय हमें पहचान दे रहा है, हमारी आजीविका की व्यवस्था कर रहा है, क्या उसकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं जाता हूं, देखता हूं बहुत बार विद्यालयों में बड़े बड़े पेड़ जमे होते हैं, भवन के ऊपर जमे रहते हैं। उस भवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं पेड़, लेकिन दीवारों में चिपके हुए उन पेड़ों को हटाने की ओर कभी नजरें नहीं जाती हैं लोगों की। अगर हम उसके साथ जोड़ सकें अपने को, उस विद्यालय के प्रति वही भाव हमारे मन में हो जो हमारा अपने घर के प्रति होता है, अपने देवालयों के प्रति होता है, अपने धर्मस्थलों के प्रति होता है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं होती है। व्यावहारिक जीवन में जो हम करते हैं वो अपने आप ही एक संदेश दे देता है, और वो अपने आप में एक आपका संदेश आपकी पहचान का आधार बन जाता है। दूसरा, डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसके लिए अब एक विस्तृत क्षेत्र अब बन चुका है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आसान इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। आपने एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपने नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन चुनौतियां इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना है। इसके लिए विभाग के स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर कोई मैकेनिज्म हो या ना हो,
लेकिन आपको अपने आप को तो साबित करना ही होगा कि सबसे पहले उस विद्यालय से जुड़े हुए उस हर एक छात्र के बारे में, जिन छात्रों के प्रति आपका दायित्व है, वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वहां पे एक शैक्षणिक माहौल पैदा हो सके, इसको बनाने में योगदान देना। दूसरा, आप अपने स्तर पर ऐसा कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर न केवल शैक्षिक गुणवत्ता के लिए बल्कि हम नवाचार, शोध और विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ सकें, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकें, हमारा संस्थान कैसे तैयार हो सके, ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर हम अपने साथ जोड़ करके अपने आप को अपडेट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपकी एक अलग छवि बनेगी। सम्मान के प्रतीक के रूप में लोग आपको देखेंगे। आपके सामने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर होते हैं। हमें केवल इसके पीछे नहीं भागना है कि हम लेक्चरर बन गए या सहायक अध्यापक हो गए तो सहायक अध्यापक बनने के बाद अब हम लोग इसके बाद फिर लोगों के पीछे जाकर के फिर प्रयास करें कि अब हम लोग मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए आगे अपने लिए एक लाइन लगाना शुरू कर दें, या फिर हम लोग कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लाइन लगा लें। आपकी कार्य पद्धति आपको सम्मानित भी करती है, आपको पुरस्कृत भी करती है, और अगर आपकी वह कार्य पद्धति और उस प्रकार की क्षमता नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और तब आप कोई पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो स्वयं हंसी का पात्र भी बनते हैं। हम हंसी का पात्र न बने। हमारी योग्यता और हमारी क्षमता हमें हर प्रकार का सम्मान दिलाएगी, और उस सम्मान के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने को उन चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करना, जो केवल हमारी नहीं, समाज और राष्ट्र की जो चुनौती है वे हम सब की चुनौती होनी चाहिए। और इसीलिए सरकार ने विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक शिक्षा जगत के माध्यम से भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। हर एक शिक्षक को इसके प्रति अपने आप को जोड़ना होगा और उसमें बताए गए कर्तव्यों के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। मेरा मानना है भारत दुनिया के अंदर शिक्षा का एक बहुत सबसे बड़े केंद्र के रूप में फिर से उभरने की संभावना रखता है। उन संभावनाओं के लिए हमारे शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, हमारी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए भी हमारी शिक्षण संस्थाओं को तैयार होना होगा। मैं देखता हूं कि एक प्रकार का निरपेक्ष सा भाव है समाज से, यानी जिसके लिए हमारी स्थापना हुई है उससे हमारा कोई संवाद ही नहीं है, इंडस्ट्री से हमारा कोई संवाद ही नहीं है। ये कारण है कि जब हमारे यहां से कोई छात्र निकलता है तो सर्टिफिकेट प्राप्त करता हो, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के बाद वो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है जहां उसके सामने कुछ पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है। असमंजस की स्थिति होती है। इस असमंजस को दूर करने का दायित्व आप सबका है। पहले से उसकी लाइन तैयार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए आपको तैयार करने के लिए एक नया मंच देता है, हम उसके साथ जुड़े। तीसरा, हम इंडस्ट्री के साथ अपने संस्था को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमारा कॉलेज किस रूप में अपना योगदान दे सकता है, या कुछ नया हम भी कैसे सीख सकते हैं। हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें सोशल इंपैक्ट स्टडी करनी होती है। आखिर हमारे यहां जो समाज विज्ञान पढ़ाते होंगे या ज्योग्राफी पढ़ाते होंगे, वे इस फील्ड में अपनी दक्षता को क्यों नहीं बढ़ा पाते कि आखिर हमारे संस्थाओं की टीम भी उस अध्ययन का हिस्सा बन सके, हम अभी से छात्रों को उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बना सके। आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेंगे, शासन के किसी इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेंगे तो आपकी संस्था का भी कुछ उसमें इनकम बढ़ेगी।
और आप संस्था से केवल लेते रहेंगे, संस्था के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो एक औपचारिकता होगी। इस औपचारिकता से उभरने की आवश्यकता है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विगत आपने देखा होगा कि पिछले 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में ही 1,26,000 से अधिक शिक्षकों की निष्पक्ष भर्ती की। माध्यमिक शिक्षा में शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त जो हमारे कॉलेजेज हैं, विद्यालय हैं, इन सभी में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं। उच्च शिक्षा की नियुक्तियां अलग हैं, पुलिस की भर्तियां अलग हैं, और भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार की पारदर्शिता बरती गई है, ये आपको भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इसी प्रकार की ईमानदारी, इसी प्रकार की निष्पक्षता, इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था आपको भी अपने जीवन में अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। उसका हिस्सा बनना भी पड़ेगा और अपनी कार्य पद्धति को उसी के अनुरूप भी ढालना पड़ेगा। तब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर पाएंगे। और हमारा सौभाग्य होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वे सीम संभावनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकता है। ये केवल एक सेक्टर नहीं होगा, अच्छी शिक्षा होगी, सबसे अच्छे युवा हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा युवा देश के अंदर हमारे पास हैं। उस युवा को उसके अनुरूप तैयार तो करने की जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए। उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, उसके अनुरूप बनाना होगा। और इसलिए इतनी बड़ी प्रक्रिया में हम लोगों ने, इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही संस्कृत विद्यालयों में भी हम लोगों ने तात्कालिक रूप से मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती वहां पर करवाई, और एक भी कहा कि चयन की प्रक्रिया इसके साथ साथ वह भी चले। जो शासकीय विद्यालय थे वहां पर शासन के स्तर पर, वहां पर बोर्ड जो लोक सेवा आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से, और शेष जो निजी प्रबंधन के थे सहायता प्राप्त संस्थाएं, वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई जो कि प्रबंधन और शासन मिलकर के वहां उस प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाए। भर्ती की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन हम भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। शासन की व्यवस्था में आपने ईमानदारी देखी, आपकी चयन की प्रक्रिया से लेकर के पदस्थापन की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ समय जरूर लगता है, क्योंकि मैं कहीं निकलता था, मेरे सामने 2, 4, 10 एप्लीकेशन जरूर आती थी कि साहब हमारा सिलेक्शन हुआ है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मैंने विभागीय स्तर पर भी इसकी जानकारी ली, भाई क्यों नहीं मिला है? जब उनका सिलेक्शन हो चुका है तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? वेरिफिकेशन शासकीय स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी करवाई जाती है, और पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई जब संपन्न हो जाती है, इसके बाद फिर नियुक्ति की प्रक्रिया को उसके साथ जोड़ा जाता है। और आज आपने देखा होगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया, यानी विभागीय जो प्रमुख सचिव होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि कौन सा अभ्यर्थी, कौन सा चयनित व्यक्ति किस विद्यालय में जा रहा है। एक मेरिट तय की गई, एक रैंकिंग बनाई गई, और उसकी प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ने के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। वह एक निष्पक्ष प्रक्रिया, और उस निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ ही उसी प्रकार की निष्पक्ष कार्य पद्धति आपकी भी झलकती भी दिखाई देनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बारे में आग्रह करूंगा कि आपने विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर की कार्य पद्धति को देखा होगा। प्रदेश के परसेप्शन में बदलता उत्तर प्रदेश के प्रति देश के बदलते हुए नजरिए को निवेश के एक अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ते हुए
प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आपने देखा है। इन सब से हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हर एक जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है हम इसको देखें, समझें, कहां पे कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, हम कैसे इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है। ये प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अगर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। मुझे बताते हुए एक मुद्दे पर प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने नीति आयोग से कहा कि देश के अंदर उन जनपदों का चयन करो जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े हैं और उन्हें सामान्य जनपदों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कौन से पैरामीटर होंगे जिस पे कार्य किया जा सकता है। नीति आयोग ने विस्तृत अध्ययन किया और 112 जनपद पूरे देश के अंदर ऐसे थे जो आकांक्षात्मक जनपद कहलाए। आकांक्षात्मक मतलब वे विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उनमें एक आकांक्षा थी विकास की, उसके अनुरूप हम उसका विकास करा सके। 6 पैरामीटर तय किए गए। उसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य थी, कृषि और जल संसाधन था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार था, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इन सभी 6 पैरामीटर पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने थे और उनकी मॉनिटरिंग होने लग गई भारत सरकार के स्तर पर नीति आयोग के माध्यम से। 112 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के भी थे। जब उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आई थी 2018-19 में, उत्तर प्रदेश का स्थान ज्यादातर जनपदों की जो रैंकिंग थी वो 100 से पीछे थी। हम सबसे पिछड़े हुए जो जनपद थे वो उत्तर प्रदेश के थे। एक जनपद था 108 पे, एक था 105 पे, यानी हम जो 112 थे उनमें से हमारा स्थान कहां पे था? पिछड़े, सबसे पिछड़ेतम थे, उसमें से 108वें स्थान पर हमारा एक जनपद था। ऐसे हमारे ज्यादातर जनपदों की स्थिति वही थी। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन कोरोना महामारी के बावजूद हम लोगों ने पहले दिन से ही, जब भारत सरकार ने इन जनपदों की सूची दी, हम लोगों ने वहां पे अपना कार्य प्रारंभ किया और हर एक फील्ड में काम किया। पूरी टीम को लगाया गया। रिजल्ट बिना टीम के नहीं आ सकते। और जब कार्य किया गया, वर्तमान में जो रैंकिंग आई है, आपने देखा होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 में जो पूरे देश के अंदर की रैंकिंग आई है, जिन राज्यों ने सर्वाधिक विकास किया है और सबसे अच्छे परिणाम लाए हैं, टॉप 10 में 5 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद हैं। यानी 112 में से टॉप 10 में अगर कोई 5 जनपद हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं। टॉप 20 में हमारे 8 के 8 जनपद हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हुआ, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में अच्छा हुआ, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा हुआ, अन्य वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हुआ है। इसको और अच्छा बनाने की दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, और अगर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण हुआ है, ये सभी चीजें यूपी के अंदर प्रारंभ हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के माध्यम से हम ढेर सारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी नवचयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए
अपनी शिक्षण संस्था को वहां की टीम के साथ मिलकर के एक आदर्श संस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। और याद करना कि अभी से नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना। अभी से आते हैं लोग, पहले नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो उस समय तो हर व्यक्ति कहता था हम करेंगे, लेकिन बाद में 6 महीने 1 साल के बाद ही तमाम प्रकार के बहाने बनने लगते हैं। आखिर किसी को तो करना होगा प्रदेश के अंदर कार्य, और जो हमारे अभी भी पिछड़े जनपद हैं, कौन उनमें जाएगा? अगर वे पीछे ही रह जाएंगे, पिछड़े ही रह जाएंगे, तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा? तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम इस टीम का पार्ट बनकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश के अंदर पूरे प्रदेश का नाम होगा, हर प्रदेशवासी का नाम होगा, हर प्रदेशवासी को उसके प्रति सम्मान का भाव लोगों के मन में जागृत होगा। नहीं तो 5 साल पहले क्या स्थिति थी? कोई जाता था यूपी से बाहर तो यूपी के नाम से ही लोग वो करते थे कि अच्छा उत्तर प्रदेश से, ये कह करके ही बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नौजवानों को कहीं कमरे, किराए पे कमरे नहीं मिलते थे, होटल में नहीं मिल पाता था, धर्मशालाओं में कोई रहने नहीं देता था। क्या स्थितियां थी? बहुत सारे युवाओं को फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज वह स्थिति नहीं है। आज कहीं जाएंगे, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के वासी को भी सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। इस परसेप्शन को और बेहतरीन करने की दिशा में जब सामूहिक प्रयास होंगे तो उस सामूहिक प्रयास के परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। प्रयास के लिए कठिनाई होती है, चुनौतियां आती हैं, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन उन सब के बीच से रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल होंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी 1395 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, यह मिशन रोजगार का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के उस हर नौजवान को जिसको हमें नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की ईमानदारी के साथ एक प्रतिबद्धता सरकार ने दोहराई थी, आप सब उसका हिस्सा बने हैं। मैं इस अवसर पर आपको, आपके सभी परिवार के सदस्यों को, आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप अपना श्रेष्ठतम दायित्व का निर्वहन अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।